हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हेवनली स्पिरिचुअल रूट कल्टीवेटर का जो हमारे इस चैनल के सबसे बढ़िया सीरीज में से एक है, इसका सेकंड सीजन आ चुका है, जिसके लिए आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इस चैनल में हमारे कई सारे और वीडियोस चल रहे हैं, तो इस पे इसे कंटिन्यू कर पाना काफी मुश्किल है। तो जो लोग अब तक इसे सीजन 1 से देखते आ रहे हैं, प्लीज इसे हमारे दूसरे चैनल पे जरूर कंटिन्यू करना। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें काफी जरूरत है। आने वाला मंथ में बहुत सारी नई सीरीज आ रही हैं, जिनको हम उसी चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। तो जल्द से जल्द उसे भी सब्सक्राइब कर ले और अब से हेवनली स्पिरिचुअल रूट कल्टीवेटर का सीजन 2 के सारे एपिसोड्स वहीं से अपडेट किए जाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पे काफी एपिसोड्स डाले गए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। और आगे से आप लोग वहीं से कंटिन्यू करना, क्योंकि इसके डेली बेसिस पे एपिसोड वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो आपको ज्यादा इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी और देरी किए अब वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, 3 लोगों को उस सेलेस्टियल किंग को मारने के लिए किसी जूजियान तलवार की जरूरत होती है। लेकिन वो जो हेवनली किंग होता है, वो तो पहले ही से मारा जा चुका है। उसने अपनी जो आत्मा होती है उसी तलवार के जरिए जिंदा रखी थी। तलवार के अंदर जो स्पिरिट है वो लोगों को वश में करती थी और इस खतरनाक गुफा के अंदर बुलाती थी, क्योंकि वो ह्यूमंस के सारे स्पिरिचुअल पावर को वो स्पिरिट सक करना चाहती थी और वापस से इस ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आना चाहती थी। लेकिन इस तलवार का ही तोड़ ज़ाओ होंग के पेरेंट्स ने बनाया था, जो कि एक और दूसरी तलवार होती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और ज़ाओ होंग की मदद से लोग उसे काफी मोटिवेट करते हुए इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि वो उन दोनों तलवारें के पास उस गुफा की गहराई में उन्हें ले जाएगी। अब आगे ज़ाओ होंग एक स्पिरिचुअल गेट को पार करते हुए उन्हें उसी गुफा के अंदर ले जाती है, जहाँ पे वो दोनों तलवारें अब तक गड़ी हुई हैं। वो जगह गुफा के अंदर ही एक स्मॉल वर्ल्ड जैसी लगती है, जहाँ पे जाते ही उन्हें वही जूजियान तलवार दिख जाता है। लेकिन उस शॉट के बगल में ही ज़ाओ होंग के पेरेंट्स की एक कब्र होती है, जहाँ उनके नाम के इनिशियल्स लिखे गए होते हैं, जिन्हें देख करके शेन तो एकदम दंग रह जाता है और हमें लगता है कि वो कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट बात कहेगा। लेकिन शेन इतना ज्यादा हक्का बक्का और भौचक्का इसलिए रहता है कि उस ग्रेव पर गलत स्पेलिंग लिखी गई होती है, जिसपे लाइला उसका मुंह बंद कर लेती है, ये कहते हुए कि अपनी स्टूपिड हरकतें ना बंद करो, क्योंकि तुम हमारे मूड को खराब कर दोगे। जिसपे यहाँ शेन उन सभी से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो उसे OCD है। अब OCD एक ऐसी डिसऑर्डर वाली बीमारी होती है जिसमें लोगों को सभी कुछ सही करने की आदत होती है। कुछ भी अपने आसपास वो लोग ना तो गंदा देख सकते हैं, ना ही बिखरा हुआ और फैला हुआ देख सकते हैं। अब आगे शेन यही नहीं रुकता, वो इस बात की खाल निकालने लगता है ज़ाओ होंग से, ये कहते हुए या तुम्हारे पेरेंट्स के असली नाम तुम्हें मालूम है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि अपनी श्रद्धांजलि उन्हें पेश करें। इस पे ज़ाओ होंग बताती है कि हजारों साल बीतने के कारण उसे उसके पेरेंट्स के नाम ही याद नहीं है। फिर भी जो शेन और बाकी सभी होते हैं उस कब्र पर लिखे गलत नाम को ही बोलते हुए यहाँ उनकी कुर्बानी के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अपनी पेश करते हैं। आगे वो उनकी ग्रेव के सामने ये भी शपथ लेते हैं कि उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा था, सेलेस्टियल क्लैन को रोकने के लिए वो किंग ऑफ हेवनली बीइंग्स को चांद से मार डालेंगे। इसीलिए वो उनके लेगेसी यानी कि उसी जूजियान शॉट को इनहेरिट करने आए हैं, कि इसी तलवार से ही उस किंग ऑफ हेवनली बीइंग्स का खात्मा हो सकता है। अब आगे भी लोग शॉट लेके जा रहे होते हैं कि तभी ज़ाओ होंग उन्हें रोकती है और रूडली ही सही उनसे यही कहती है कि जो भी करना है करो, लेकिन बस मरना मत। जिसपे हेतिंग यही जवाब देता है कि अरे हमने कहा ना कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। फिर से वे तीनों आगे बढ़ने लगते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए, कि ज़ाओ होंग फिर से उन्हें रोकती है, जिसपे वे तीनों एक ही साथ कहते हैं कि अब की बार क्या हुआ। इन तीनों के भड़कने के कारण वो कुछ नहीं कहती और आगे हम तीनों को देखते हैं जो कि इतने जश्न से आगे बढ़ रहे होते हैं कि आज उस किंग का तो खात्मा करके रहेंगे। इसमें यहाँ शेन रुकता है और उनसे कहता है कि हम लोग आगे तो बढ़ गए हैं, तो क्या किसी को याद है कि वापस कैसे जाएंगे, कि ये गुफा तो पूरी तरह से भूल भुलैया है। जिसपे लाइला उन्हें खींचते हुए अंदर ले जाती है, ये कहते हुए कि पहले मिशन पे फोकस करो। अब आगे उन तीनों को वही ज़ॉम्बीज की एक लंबी लाइन दिखती है। ये तीनों पहले तो उन्हें मारने का डिसाइड करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये उस लाइन को फॉलो करते हुए अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि अंदर आखिर क्या माजरा चल रहा है। यहाँ तीनों की तो हालत खराब हो जाती है जब वो अपने पीछे देखते हैं कि उन्हीं जैसे ज़ॉम्बीज की और भी लंबी लाइन लग चुकी है। लेकिन उन्हें हैरत इस बात की होती है कि आखिर ये हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें लाइला उनसे कहती है कि हो सकता है कि हम लाइन में लगे हैं, जब तक हम लाइन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे ये हम पे अटैक नहीं करेंगे। अब आगे जैसे ही वो उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें वही तलवार दिखाई देती है और ये जूजियान तलवार के साथ ही बनाया गया था। इसी के अंदर ही किंग ऑफ सेलेस्टियल क्लैन की स्पिरिट होती है।
जो कि वहाँ पर लोगों को पॉजेस करते हुए अपने पास बुला रही होती है। आगे एक एक करके वो सारे बंदे जब उस खाई के पास पहुँचते हैं, उस तलवार के अंदर जो स्पिरिट होती है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वे बंदे खाई में कूद जाते हैं। अब ये देख के इन तीनों की हट जाती है कि ये एम्परर तो काफी ज्यादा क्रूर है, ह्यूमन लाइफ को अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से यूज कर रहा है। अब आगे जब वे तीनों भी खाई के किनारे पहुंचते हैं तो इस तलवार के अंदर से वो स्पिरिट इनसे कहती है कि तुम तीनों ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी से मुझे नमन करो और अपनी स्पिरिचुअल पावर को मुझे सेक्रीफाइस करो। जिसपे हेतिन उसे कहता है कि पागल कुत्ते ने काटा है जो तुझे नमन करेंगे। जिससे तलवार के अंदर के स्पिरिट उनसे कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो। जिसपे ये तीनों कहते हैं कि अगर तुम ना भी पूछते तब भी हम तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे ही देते। आगे हमेशा की तरह ये अपनी इमॉर्टल सेक्ट का नाम लेते हुए बारी बारी से अपने आप के शान में बहुत कुछ कहते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो गाइज, जब तक इनका इंट्रोडक्शन चल रहा है आप लोगों से एक प्यारा भरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है ना तो इससे भी बेटर सीरीज मैं लेकर के आ रही हूँ। और अगर मेरी आवाज में आपको एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हाल ही में एक नई सीरीज रिलीज हुई है जिसे मैंने ही अपनी आवाज में एक्सप्लेन किया है और ये वीडियो इस चैनल पे अपलोड की गई है जो कि मिस्टर एक्सप्लेनर 2.0 चैनल है। ये कहानी एक डिवाइन हैंड को पाने के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसे पाने के लिए देवी देवताओं के साथ साथ डिमंस भी इस डिवाइन हैंड के पीछे पड़े हैं, लेकिन इसी चक्कर में एक मॉर्टल वर्ल्ड में रहने वाले बंदे को देवी से प्यार हो जाता है। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये एपिसोड को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये सीरीज वाकई बहुत अच्छी है जो आपको काफी एंटरटेन करेंगी। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि मैं तो हमेशा हर सीरीज के लिए ऐसा ही कहती हूँ, खुद पहले उस सीरीज के एपिसोड्स को देखिए उसके बाद डिसाइड करना। जब इस नई कहानी के एक्सप्लेनेशन को आप देखिएगा तो उस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको बस यही करना है कि मेरी इंप्रेशन अच्छी करने के लिए उसके कमेंट बॉक्स में सिर्फ हमारे चैनल का नाम एनिमे फ्लेक्स लिखना है। तो अगर आप मेरे ट्रू सब्सक्राइबर हो तो ज्यादा से ज्यादा मुझे वहाँ पे सपोर्ट करना, जरूर से एनिमे फ्लेक्स कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आगे इन तीनों का इंट्रोडक्शन चल ही रहा होता है कि वो जो स्पिरिट होती है ना वो इन पे अटैक कर डालती है, जिसपे जाओ हंग सोचने लगती है कि क्या साइकोपैथ बंदे को मैंने चूज कर लिया इस एम्परर को मारने के लिए, क्योंकि ये लोग तो यहाँ अपना ही मजाक बना रहे हैं। आगे तलवार के अंदर की स्पिरिट उनसे कहती है कि तुम लोग वर्थी नहीं हो मेरा मुकाबला करने के लिए। इतने में अचानक से ही उस किंग की स्पिरिट दोबारा से इन पे हमला करती है। सिर हेतिन अपने शील्ड से तो रोक लेता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब आगे ये तीनों अपने वेपन का यूज करके उस स्पिरिट की अटैक को रोक रहे होते हैं। हाँ, वो तलवार अपने आप को इमॉर्टलिटी का देवता कह रहा होता है क्योंकि उसकी स्पिरिट हमेशा जीवित रहेगी इस तलवार के अंदर। इस पे हेतिन जो कि छुप करके इसकी बातें सुन रहा होता है उससे कहते हैं कि तुम कोई इमॉर्टल नहीं हो, कि बस तुम एक टूटी हुई तलवार हो। ये सुनते हुए वो स्पिरिट फिर से इस पे अटैक करती है कि मुझे टूटा हुआ तलवार कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हेतिन यहाँ उसके अटैक से नहीं रुकता, वो अपना बड़बोलापन जारी रखता है और लगातार उस शॉट को बगाड़ा गहरा होता है, ये कहते हुए कि तुम एक ऐसी तलवार के अंदर बस बिखरी हुई आत्मा हो जो लोगों को पॉजेस करते हुए शॉर्ट टर्म में बुलाती है और सारा दिन इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम रहता है तो तुम तो एक ऐसे डेड घोस्ट हो जो इस तलवार के बाहर जा भी नहीं सकते, हमेशा इसके अंदर ही कैद रहोगे। अब ये सब सुनते हुए उस तलवार के अंदर की जो स्पिरिट होती है वो गुस्से से तंतना जाती है और लगातार हेतिन पे अटैक करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने के लिए, तुम मादर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, क्या तुम मेरे जैसे इमॉर्टल का सामना कर पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने अंदर के राज उगलने लगता है कि वो इस तलवार के अंदर सिर्फ इसलिए है कि अपने लोगों को सपोर्ट कर सके इस ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए। इनके इस ह्यूमन वर्ल्ड में आकर के ये इनकी पूरी दुनिया को ही तबाह कर डालेगा। जिसपे हेतिन उसे कहता है कि तुम्हारे लोग पहले ये कंसीडर कर चुके हैं कि तुम मर चुके हो, जो काम तुम जिंदा और रहते हुए नहीं कर सके तो तुम मरने के बाद क्या करोगे। जिसमें अब उस तलवार के अंदर की आत्मा यहाँ हेतिन पे अंधाधुन अटैक करने लगती है। इस अटैक को रोकने के लिए जब लहला उस पे दोबारा से काउंटर अटैक करती है, अब उस स्पिरिट का यहाँ काम खत्म करने के लिए यहाँ हेतिन जो होता है उसी जूजियान तलवार को निकालता है। तभी यहाँ सीन कट होता है और हमें जाओ हांग के उसी सीन को दिखाया जाता है जिनमें वो उन तीनों को रोक रही होती है, क्योंकि उसे जूजियान तलवार की वीकनेस के बारे में बताना था कि जब उसके पेरेंट्स इस तलवार के साथ उस एम्परर का मुकाबला कर रहे होते हैं तो इसमें एक लेफ्ट साइड में क्रैक आ गई थी, इसलिए अगर वो इस तलवार का यूज करके उस ग्रीन वाले शॉट के इसी क्रैक पे अटैक करेंगे वो हो सकता है कि वो तलवार जल्द टूट जाए। अब हेतिन इस बात को याद करते हुए उसी पार्ट पे अटैक करता है और फिर ये लोग सोचते हैं कि अब इन्हें सक्सेस मिल गया और ये कामयाब हो गए, लेकिन वो स्पिरिट वाली तलवार तो वैसे ही खड़ी होती है। दर्शन अपने आप को बचाने के लिए उसकी एनर्जी से दूर हटता है
अब आखिर इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर अभी अभी इनके साथ क्या हुआ है। इस पे वो तलवार के अंदर की जो स्पिरिट होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और इनको बताती है, तुम चाहे इस तलवार का यूज करके मुझ पे जितने भी अटैक कर लो ये यूजलेस होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो तलवार है वो बिना किसी स्पिरिट की है, और ये शॉर्ड ऑफ स्काई जो है जो कि बिना शॉर्ड स्पिरिट के है ये किसी काम की नहीं है। ये मात्र एक खोखली सी शेल है जिसे तुम जा करके भंगार में बेच सकते हो। जब तक ये तलवार अपने सुप्रीम शॉर्ड स्पिरिट को नहीं ढूंढ लेती कभी भी मुझे खत्म नहीं कर पाएगी। लेकिन जब वो स्पिरिट यहाँ अपने सामने ज़ाओ हांग को देखती है दंग रह जाती है। इस स्पिरिट को ढूंढने में तो सदियां लगेंगी, लेकिन तुम्हारे सामने तो ये पहले से ही ये स्पिरिट मौजूद है। अब ये हमारी तरह भी ये तीनों भी हैरान रह जाते हैं कि एक्चुअल में ज़ाओ हांग ही उस तलवार के सुप्रीम शॉर्ड स्पिरिट है, जिसमें ज़ाओ हांग यहाँ अपनी सारी असलियत बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ही मुझे क्रिएट किया था और इस तलवार के अंदर डाला था, लेकिन मैं उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकी। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के लिए इसी लालच के कारण मैंने तुम लोगों को अब तक ये सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि तुम दोनों में मुझे अपने पेरेंट्स का ही रूप नजर आया, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती थी। लेकिन अब मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड की भलाई के लिए मेरा जाना ही बेहतर है। जिसपे वो तलवार के आत्मा उसे कहती है कि बेवकूफ मत बनो, अगर तुम यहाँ से चली गई दोबारा कभी वापस नहीं आ सकोगी और तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। यहाँ वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज़ाओ हांग उससे कहती है कि उसने कसम खाई है कि वो अपने पेरेंट्स की विश को जरूर पूरा करेगी। यहाँ वो काफी इमोशनल होते हुए अपने स्पिरिट फॉर्म में आती है और उस तलवार के अंदर चली जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, जरूर से मेरी ही वॉइस में इस चैनल पे एक नई सीरीज जो रिलीज हुई है उसे देखना ना भूले, जिसकी कहानी इससे भी ज्यादा बेटर और इंटरटेनिंग है। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।